जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछली कक्षा में हम राजपूत वंश के ऊपर क्या कर रहे थे, चर्चा शुरू किए थे। ठीक है, राजपूत वंश में आपको बताए थे कि राजपूत वंश की 3 शाखाएं थी। राजपूत वंश में मुख्य रूप से 3 राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जिसमें जो पहला था उसको हम पढ़ लिए थे। ठीक है, दूसरा जो है गहरवाल वंश, इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो होगा परमार वंश, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है यह मुख्य रूप से गहरवाल वंश पर क्या है, केंद्रित है। ठीक है, चौहान वंश को हम बेहतरीन तरीके से क्या किए हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चौहान वंश का जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया गया है कल रात को, तो उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उससे एक खूबसूरत स्मॉल छोटा सा नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम के समय में आपके बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम गहरवाल वंश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन गहरवाल वंश पर चर्चा करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा नम्र निवेदन करते हैं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल के अगर वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम थोड़ा सा भी अपने समय को बिना गवाए हुए अपनी कक्षा को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमको चर्चा करना है गहरवाल वंश के बारे में। ठीक है ना, तो गहरवाल वंश से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जानकारी हम देने की आपको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसके बाद आप लोग जाकर गहरवाल वंश से रिलेटेड जो भी चीज है उस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा, लूसेंट के माध्यम से, स्पार्क के माध्यम से, या घटना चक्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप क्या कीजिएगा, गहरवाल वंश से रिलेटेड प्रश्नों को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा। ठीक है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन को आप आंसर दे दीजिएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, तो सबसे हम अब गहरवाल वंश को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गहरवाल वंश जो था ना, यह चौहानों के समकालीन था। हम आपको पीछे जो चौहान वंश पर आए हैं, उस चौहान वंश, एक तरफ चौहान वंश चल रहा था और एक तरफ कौन चल रहा था, गहरवाल वंश। कहने का मतलब कि ये जो थे गहरवाल वंश वाले, ये चौहान वंश के समकालीन थे। ठीक है, और यह कहां पर अपना शासन चला रहे थे, कन्नौज में। तो ये गहरवाल वंश वाले चौहान वंश के समकालीन कन्नौज पर अपना शासन क्या कर रहे थे, चला रहे थे। ठीक है ना, एक और बात, इतिहासकार ऐसे मानते हैं ना कि ये जो गहरवाल वंश वाले हैं, ये सबसे पहले विंध्यन क्षेत्र में अपना शासन की शुरुआत किया। यानी विंध्यन क्षेत्र से इनकी शासन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, कन्नौज के ऊपर ये लोग बढ़े और कन्नौज पर अपने शासन को क्या किए, स्थापित किए। यानी कन्नौज के ऊपर अपने आधिपत्य को स्थापित किए। ठीक है, इस प्रकार ये जो गहरवाल वंश वाले हैं, ये कन्नौज के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। ठीक है, ये जो गहरवाल वंश है, इसके संस्थापक की यदि बात किया जाए तो गहरवाल वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था चंद्रदेव। क्या नाम था, चंद्रदेव। गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव थे। ठीक है, और चंद्रदेव जो थे वे अपने साम्राज्य का क्या किए, विस्तार किए। ठीक है, और साम्राज्य के विस्तार के क्रम में ये दिल्ली के ऊपर आक्रमण किए। ठीक है, और दिल्ली पर जो तोमर लोग का शासन था इनके समय में, यानी कि किनके समय में, चंद्रदेव के समय में, चंद्रदेव के समय में दिल्ली पर तोमरों का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था, तोमर वंश का शासन चल रहा था। तो तोमरों को क्या किए, पराजित कर दिए और दिल्ली के ऊपर अपने आधिपत्य को क्या किए, स्थापित किए। दिल्ली के ऊपर अपने आधिपत्य को क्या किया बाबू, स्थापित किए। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। आगे जब हम बढ़ेंगे तो दिल्ली से एक प्रश्न आपको बनता है। तोमर एक शासक थे जिनका नाम था बाबू आनंद पाल तोमर। ठीक है, ये जो आधुनिक दिल्ली है ना, आधुनिक दिल्ली के संस्थापक आनंद पाल तोमर को ही माना जाता है, जो कि तोमर वंश के थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे जब हम देखेंगे तो चंद्रदेव की कुछ समय के पश्चात क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रदेव के मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु के बाद, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव के मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे, जिनका नाम क्या था, मदन पाल। ठीक है, तो चंद्रदेव के मृत्यु के बाद उनके पुत्र मदन पाल जो थे, वे कन्नौज के राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, यानी कन्नौज के शासन जो व्यवस्था है उसके बागडोर को अपने हाथ में लिया। कौन, तो मदन पाल। ठीक है, अब मदन पाल के समय में तुर्क आक्रमणकारी लोग आक्रमण करना शुरू कर दिया था, यानी कि गौरी वाला सेशन किए। ठीक है ना, तो तुर्क आक्रमणकारी लोग क्या किया, आक्रमण शुरू किया, लेकिन तुर्कों को ये क्या किए, पराजित किए। ठीक है ना, तुर्कों को पराजित किए और कन्नौज के ऊपर अपना आधिपत्य को क्या किए, बना के रखे। ठीक है ना, और ये तुर्कों से क्या किए, युद्ध में जीते थे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मदन पाल जो थे वे तुर्कों के आक्रमण से ही परेशान थे। ठीक है, उसी से निपटने में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है,
मदन पाल के बाद अगला जो राजा हुए उनका नाम हुआ गोविंद चंद्र। क्या नाम था? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र जो थे वे मदन पाल के पुत्र थे, वह उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं गहरवाल वंश, गहरवाल वंश में सबसे लंबे समय तक जो शासन किया था उनका नाम था गोविंद चंद्र। ठीक है, जो मदन पाल के पुत्र थे। ठीक है, तो गोविंद चंद्र 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक क्या किए थे? शासन किए थे। कौन? गोविंद चंद्र महोदय। ठीक है, अब गोविंद चंद्र की कुछ उपलब्धियां हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गोविंद चंद्र जो थे ये गहरवाल वंश के एक महानतम शासक थे। ठीक है ना, एक महान शासक थे। ठीक है, तो ये जो गहरवाल वंश के एक महान शासक थे और गहरवाल वंश के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, गहरवाल वंश का इतना विकास किया कि इनके समय में गहरवाल वंश चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है ना, यानी कि अपनी चरम सीमा को छू रहा था। किनके समय में? तो गोविंद चंद्र के समय में। ठीक है, ये क्या किए थे ना गोविंद चंद्र? पाल वंश जो था, पाल वंश मगध के ऊपर इनके समय में शासन कर रहा था, तो इन्होंने पाल वंश को पराजित करके मगध को जीत लिया। कौन? गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र के द्वारा पाल वंश को पराजित करके मगध को जीत लिया गया और इसके अलावा मालवा पर भी ये अधिकार कर लिए थे। कौन? गोविंद चंद्र। मालवा जिस पर राजपूतों की एक शाखा परमार वंश शासन कर रही थी, तो मालवा को भी ये क्या कर लिए? जीत लिए और अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। कौन? तो गोविंद चंद्र। ध्यान दीजिएगा, गोविंद चंद्र एक बहुत बुद्धिमान शासक थे। ठीक है ना, पढ़े लिखे शासक थे, बुद्धिमान शासक थे। ठीक है, यानी कि बहुत बुद्धिमान शासक थे। ठीक है, इनको बुद्धिमान शासक होने के कारण इनका अन्य नाम था विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है, विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है, तो इनको अन्य नाम के से जाना जाता है। तो विविध विद्या विचार वाचस्पति के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोविंद चंद्र को जाना जाता है। ठीक है, इनके दरबार में जो प्रमुख मंत्री थे उनका नाम था लक्ष्मीधर। ठीक है, लक्ष्मीधर मंत्री थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे। बुद्धिमानी के साथ साथ ये एक साहित्यकार भी थे। ठीक है ना, इन्होंने एक साहित्य की रचना किया जिसका नाम था कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु। तो कृत्य कल्पतरु नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? लक्ष्मीधर ने। और लक्ष्मीधर किसके दरबार में थे? गोविंद चंद्र के। तो गोविंद चंद्र के दरबार में एक प्रमुख कवि, साहित्यकार, बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका नाम था लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर के द्वारा कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की क्या किया गया था? रचना किया गया था। ठीक है, ये जो गोविंद चंद्र थे, गोविंद चंद्र की पत्नी का भी नाम क्या है? इतिहास में आ जाता है। और इनकी पत्नी का नाम इतिहास में आने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि इन्होंने एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी जिसका नाम था धर्म चक्र जिन विहार। ठीक है, तो इनकी पत्नी जो थी एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी जिनका नाम था धर्म चक्र जिन विहार। ठीक है, और इस विहार की स्थापना के वजह से ही इनका पत्नी का नाम इतिहास में लिया जाता है। यानी कि गोविंद चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी थी। ठीक है, कुमार देवी। और ये बौद्ध धर्म को मानती थी। ठीक है ना, किस धर्म को मानती थी? बौद्ध धर्म को। अब बौद्ध धर्म को मानने के कारण ही इन्होंने धर्म चक्र जिन विहार की क्या की? स्थापना की थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब बात किया जाए गहरवाल वंश की, आगे की कहानी की। तो गहरवाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो हुआ उसका नाम क्या था? जयचंद्र। ठीक है ना, तो गहरवाल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे? जयचंद। ठीक है ना, इन्होंने भी क्या किया? गहरवाल वंश के विस्तार में बहुत मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। गहरवाल वंश के विस्तार में जयचंद भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? तुर्कों को पराजित किया, देवगिरी में यादव वंश का शासन था उनको पराजित किया, गुजरात में सोलंकियों का शासन था उनको पराजित किया। ठीक है, तो इनकी उपलब्धियां क्या है? तो इनकी उपलब्धियां हैं कि यह तुर्कों को क्या किए थे? पराजित किए थे युद्ध में, तुर्कों के साथ युद्ध लड़के, देवगिरी के यादवों को पराजित किए थे और गुजरात के सोलंकियों को पराजित किए थे। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जयचंद था ना, यही जयचंद पृथ्वीराज थर्ड के समकालीन थे। किसके समकालीन? पृथ्वीराज थर्ड के। तो पृथ्वीराज थर्ड के समकालीन कौन था? ये जयचंद था। कौन था? जयचंद। ये जयचंद एक राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था। ठीक है, जिसके बदौलत क्या हुआ? वो जो उनकी बेटिया थी, उनका बेटिया का नाम कल हम आपको बताए थे। ठीक है ना, उसकी बेटिया को लेकर बवाल हुआ था। ठीक है ना, चलिए, तो वही थे तो राजसूय। ये जो कौन थे?
ये बाबू हमारे जयचंद जो थे ये राजसूया यज्ञ कराए थे, ठीक है, और बंगाल के ऊपर आक्रमण किए थे। बंगाल पर सेन वंश का शासन चल रहा था, तो ये सोचे कि सेन वंश के शासकों को पराजित करके और बंगाल को अपने में मिला ले, ठीक है ना। और सेन वंश के इनके समकालीन जो शासक था उनका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था? लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में बंगाल के सेन वंश के ऊपर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन के साथ युद्ध किया, और युद्ध में लक्ष्मण सेन जीत गया और ये हार गए, ठीक है। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इनकी हार हुई। किनकी हार हुई? जयचंद की हार हुई। इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था श्री हर्ष, और श्री हर्ष नामक कवि के द्वारा दो रचनाएं की गई, एगो नैषध चरित्र और एगो खंड खांडे। ये जो खंड खांडे वाला है ये एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है और पूछता है, ठीक है। और एक और जो रचना है नैषध चरित्र, ये भी आप याद करके रखिएगा कि श्री हर्ष के द्वारा दो रचनाएं की गई, नैषध चरित्र और खंडे खांडे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जयचंद था, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो तराइन के दूसरे युद्ध में ये गौरी का क्या किया? साथ दिया और पृथ्वीराज थर्ड का सारा भेद खोल दिया, ठीक है ना। और पृथ्वीराज थर्ड का सारा भेद खोल दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि पृथ्वीराज थर्ड की हार हो गई तराइन के दूसरा युद्ध में 1192 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो गौरी था ना, गौरी तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, उसकी हत्या कर दिया। इसके बाद 1194 में ये मांग कर रहे थे गौरी से कि अब तू भारत छोड़ के चल जा, तो इनके साथ भी एक युद्ध लड़ लिया, चंदवारा का युद्ध, ठीक है। तो 1194 में एक युद्ध हो गया जिसका नाम था चंदवारा का युद्ध, और चंदवारा का युद्ध में जयचंद को गौरी बड़ी मार मारा, ठीक है ना। कहा धोखेबाज कहीं का, तू जब अपना दोस्त का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा रे। अब बड़ी मार मारा, जयचंद को पराजित कर दिया। अब पराजित करने के बाद जयचंद की हत्या कर दी। जयचंद की क्या कर दी? हत्या कर दी। और गौरी जीत गया। और गौरी जैसे जीता तो पहले दिल्ली इसके कब्जे में था ही, अब कन्नौज भी इसके कब्जे में आ गया। कोनो दिक्कत समझने में? तो गौरी क्या हो गया? जीत गया, और जयचंद की हार हो गई। इस प्रकार गहरवाल वंशों की क्या हो गई? अंत हो गई। अब आप लोग इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक खूबसूरत सा स्क्रीनशॉट, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या होगी? सुविधा होगी, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। देखिए क्लास की शुरुआत में जो आपसे हम कहे थे, जो रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वही काम हम क्लास के अंत में भी कहना चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि क्या हो कि अपना अपना स्टेटस भी लगाइए आप लोग, जितना भी ऑनलाइन लोग हैं, ठीक है। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी मन करे वहां आप इसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लोग क्या हो सके? आ सके, हमारे चैनल में जुड़ सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम परमार वंश के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।